हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिटेल सॉफ्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। रिटेल सॉफ्ट ये कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई कंपनी है। ये मुंबई वेस्ट कंपनी है एंड डेवलपमेंट ऑफिस इज इन पुणे। ये कंपनी आज का डेट में देखा जाए तो 10 प्लस कंट्रीज में स्प्रेडेड है, प्लस 5000 प्लस कस्टमर बेस है कंपनी का। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट 70 प्लस बिजनेस वर्टिकल को सपोर्ट करती है। आज के डेमोस्ट्रेशन में हम आपको गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट, फैब्रिक्स, किड्स वेयर या फिर यू कैन से फुटवेयर, ये सेगमेंट्स कैसे कवर किए जा सकते हैं ये चीज़ का हम डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। पहले तो हम एक स्टार्ट कर लेते हैं कि रिटेल शॉप का सॉफ्टवेयर क्यों लेना चाहिए। हम आपको मैं 5 मेजर पॉइंट्स में बताता हूँ रिटेल शॉप का सॉफ्टवेयर क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, देखो क्या होता है मतलब, मैं क्या, हम गारमेंट का अगर एग्जांपल ले ले, दो ही अगर कंसिडर कर लो, दो बाजू बाजू के दुकान रहेंगे, गारमेंट्स के दुकान, सेम दुकान रहेंगे, बट ओनर्स का जो मेंटालिटी रहता है या फिर एक्सपेक्टेशन रहता है सॉफ्टवेयर की ओर से अलग अलग रहता है। एक जन बोलता है मुझे नेगेटिव में बिलिंग करना है, एक जन बोलता है मुझे नेगेटिव में बिलिंग नहीं करना है। एक जन बोलता है मुझे बिलिंग के टाइम पे रेट हाथ से डालना है कस्टमर का चेहरा देख के, एक जन बोलता है नहीं, मैं बिलिंग फिक्स्ड करूंगा, मेरा डिस्काउंट नहीं, कुछ भी नहीं। कोई कस्टमर बोलेगा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, कोई कस्टमर बोलेगा कि मुझे सेल्स पर्सन को इंसेंटिव वगैरह देना है सेल्स पे। तो हर एक की इच्छा अलग 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 होती है। तो हर एक दुकानदार के हिसाब से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ये हम ध्यान में रखते हुए हमने सॉफ्टवेयर की हर एक चीज़ एक डायनामिक रखी है, कॉन्फ़िगरेबल रखी है, आती है वो भी हमें दिखा सकते हैं। तो मोर और लेस वाई टू बाई रिटेल सॉफ्ट में मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स है जो कि आप और दोबारा रिपीट करता हूँ, इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। इसमें 100% ऑडिट मैनेजमेंट होता है ताकि कोई कैशियर ने चोरी किया नहीं किया वो हमें समझ में आता है। थर्ड थिंग, सिक्योरिटी कंट्रोलर है उसमें है। चौथा, यूजर फ्रेंडली है एप्लीकेशन, कोई भी इजीली सीख सकता है। सॉफ्टवेयर में सेशन मैनेजमेंट है। और लास्ट, स्कीम्स एंड प्रमोशन। उसके अलावा अकाउंटिंग एंड जीएसटी फाइलिंग तक का सब चीज़ का प्रोविजन दिया है। ई इनवाइसिंग, ई वे बिल, हर एक चीज़ हमने इसमें दे दिया है। 6 पॉइंट्स मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा एप्लीकेशन डायनेमिक जो मैंने बोला कैसा डायनेमिक है। कंसिडर कर लो कि हमने एक इनोवेटिवली प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसमें स्क्रीन लेआउट बोल के ऑप्शन है। मैं अगर मेरा दुकान है, जो भी मेरे मेन्यूज हो, कस्टमर मास्टर हो, सप्लायर मास्टर हो, हर एक मेनू में मुझे कौन से फील्ड्स चाहिए, कौन से फील्ड्स नहीं चाहिए, मैं वैसा सेट कर सकता हूँ। ये वो मेरा आइटम मास्टर है, कंसिडर कर लो। अब एक आधा कस्टमर बोलता है मेरा मुझे ई एन कोड भी यूज़ करना है, तो ई एन कोड का वाला मैंने इनेबल कर दिया। मुझे लगता है कि वो एच एस एन कोड मुझे जो है ना, ई एन कोड मुझे एम आर पी के बाद में रखना है, तो मैं एम आर पी बाद में रख सकता हूँ लाइकवाइज। तो मुझे अरेंज जैसा करना है कॉलम, मैं अरेंज कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक आधा फील्ड का नाम मुझे चेंज करना है, तो मैं फील्ड का नाम इसको चेंज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट नेम। इसके बाद मुझे कौन सा कॉलम विजिबल रखना है, कौन सा कॉलम विजिबल नहीं रखना है। अभी मुझे ए रेट इंक्लूड ऑफ टैक्सेस का कॉलम इनेबल नहीं रखना है, तो मैं इसको निकाल दूंगा ऐसा। फोकस क्या होता है, जब मैं एक आधी चीज़ एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरा फोकस कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, तो मैं ये फोकस सेट कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा नाम के बाद एच एस कोड पे जाना चाहिए, जीएसटी परसेंट पे जाना चाहिए, कॉस्ट सेलिंग एमआरपी पे जाना चाहिए, और ई एन कोड पे जाना नहीं चाहिए। अगर मैंने ऐसे सेट कर दिया, तो जब सॉफ्टवेयर में बकायदा प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करूँगा तो वो टाइम पे ये मेरा क्या होगा कि ई एन कोड पे मेरा कर्सर जाएगा ना, डायरेक्ट लोग किधर जाएगा, इन्वेंट्री टाइप पे चला जाएगा लाइक। तो मैं ये हर एक स्क्रीन के लिए, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा आइटम मास्टर का स्क्रीन हो गया, मैं अभी सेल्स एंट्री का स्क्रीन लेता हूँ। सेल्स एंट्री स्क्रीन में अगर मुझे कौन से कॉलम्स मुझे दिखाना है, कंसिडर कर लो कि मेरा सेल्स एंट्री है। सेल्स एंट्री की स्क्रीन पे मुझे कौन से कॉलम्स दिखाने हैं, कौन से कॉलम दिखाने नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी इसमें भी सेम ही कर सकते हैं। अभी मुझे सेलिंग प्राइस की जगह मुझे इधर रेट लिखना है, मैं रेट लिख दिया, कॉलम का नाम चेंज कर दिया। मुझे कंसिडर कर लो मेरे फ्री क्वांटिटी का कॉलम चाहिए और मुझे क्वांटिटी के बाद में रखना है, तो मैं रख सकता हूँ लाइकवाइज। अब इसमें मुझे एमआरपी के पहले रेट चाहिए, मैं कॉलम अरेंज कर दिया। अब मैं जब बिलिंग करूँगा, जब मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, स्कैन करने के बाद मेरा जो है ना डायरेक्टली फोकस जो है ना सिर्फ क्वांटिटी पे जाना चाहिए, रेट पे नहीं जाना चाहिए। क्वांटिटी पे जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन को चला जाएगा। इसके अलावा हमने इसमें क्या दिया है, कंसिडर करो मुझे फ्री क्वांटिटी का कॉलम है, मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम उसको छोटा करना है, तो मैं कॉलम का विड्थ कम कर सकता हूँ लाइकवाइज। अभी मेरे कॉलम का विड्थ थोड़ा कम हो गया है, देखो। लाइकवाइज जो कॉलम का मुझे विड्थ बढ़ाना है, कॉलम का विड्थ कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी करना है, मैं मेरी मर्जी के हिसाब से कर सकता हूँ, ताकि मेरे सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ना ही कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप चले। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये स्क्रीन मेरा एज इट इज़ कॉन्फ़िगरेबल होगा बिलिंग स्क्रीन पे।
मैं अभी इसमें क्या एटम नेम, एटम क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी, रेट वगैरह रखा है मैंने। अगर मैं बिलिंग स्क्रीन पे जाऊंगा तो ये आराम से मुझे ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। तो ये चीज़ हम हर एक ट्रांजेक्शन स्क्रीन के लिए कर सकते हो, परचेस के लिए कर सकते हो, सेल्स के लिए कर सकते हो, चालान के लिए करना है कर सकते हो, जिसमें चाहिए उसमें कर सकते हो। मतलब हर एक स्क्रीन के लिए ये स्क्रीन लेआउट दे दिया है। आपको जो चाहिए, परचेस में मुझे फ्री कॉलम चाहिए, मैंने इनेबल कर दिया। फोकस परचेस पे जाना चाहिए, कॉस्ट पे जाना चाहिए, सेलिंग पे जाना चाहिए, एमआरपी पे जाना चाहिए, रख दिया। मैंने सेव, परचेस पे मेरे कॉलम्स ऐसे रहेंगे लाइक वाइज। तो मुझे जो रखना है मैं रख सकता हूँ, जो नहीं रखना है मैं नहीं रख सकता। अभी मैंने सेटिंग कर दिया। तो ये हो गया मेरा हाईली कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन, जिसमें मैं हर एक स्क्रीन में मेरे हिसाब से नाम नाम दे सकता हूँ, कॉलम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कॉलम में अरेंज कर सकता हूँ या फोकस में सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरा आगे का पॉइंट्स होता है इम्पोर्टेंट। मुझे ऑडिट के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर में ऑडिट, सेकंड पॉइंट जो है ऑडिट मैनेजमेंट का। ऑडिट मैनेजमेंट में क्या होता है? ऑडिट मैनेजमेंट मतलब क्या? बिलिंग काउंटर पे अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो क्या, हम अभी ऑडिट मैनेजमेंट देखेंगे। ऑडिट मैनेजमेंट में क्या होता है कि अभी मेरा बिलिंग स्क्रीन है, कैशियर कैशियर कभी जब भी स्टार्ट करेगा तो डायरेक्टली बिलिंग नहीं कर सकेगा वो। पहले जो सॉफ्टवेयर चालू करेगा तो उसको कंपलसरीली है सेशन स्टार्ट करना। मतलब ये सेशन स्टार्ट एंड ऑडिट मैनेजमेंट, ये दो पॉइंट्स मैं आपको मैं साथ में बताता हूँ, क्योंकि दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन से बिजनेस ओनर के लिए, स्केलेबल करने के लिए और काउंटर छोड़ने के लिए। ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट जो है, मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर पूछे कि भाई तुम्हारे पास ओपनिंग कैश कितना है काउंटर में। अभी मैं यहाँ पे बोला कि मेरा ओपनिंग कैश 210 रुपीज़ है, और उसके बाद मैं सेव करूँगा तो मेरा सेशन स्टार्ट होगा उतने ओपनिंग कैश के साथ में। अभी इसके बाद मैं बिलिंग कर सकता हूँ। अभी रिटेल सॉफ्ट की बिलिंग करने के टाइम पे जो है ना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने दिए थे। देखो मैंने स्क्रीन लेआउट पहले डिजाइन किया था ना, जैसे स्क्रीन लेआउट में मैंने सेट किया था एटम कोड, एटम नेम, क्वांटिटी के बाद फ्री क्वांटिटी, उसके बाद रेट, उसके बाद एमआरपी, डिस्काउंट परसेंट तो छोटा हो गया, टैक्स परसेंट छोटा हो गया, डिस्काउंट अमाउंट छोटा हो गया। तो मैं ये स्क्रीन जो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन लेआउट में मैंने सेट किया जैसा वैसे की वैसे स्क्रीन मेरा एक इधर कॉन्फ़िगर हो गया। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी जब रिटेल शॉप में जब बिलिंग करते हैं वो टाइम पे मैं कस्टमर का नंबर डालूंगा ना, नंबर डालूंगा, कंसिडर कर लो कि नंबर डाल दिया और एंटर कर दिया। अब ये मेरे पास नंबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ये नंबर इधर डालूंगा, मैं जो भी है डाल दिया। मैं नंबर एड्रेस वगैरह जो डालना डाल सकता हूँ, मैं इसको सेव करूँगा, मेरा क्या होगा, ये नंबर सेव हो जाएगा अपने आप डायरेक्टली। अगर ये मेरा नंबर सेव होता तो क्या होता, ऑटोमेटिकली मेरा कस्टमर सेलेक्ट हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे नंबर कंसिडर कर लो, मुझे ये देख लो कि मेरा ये नंबर, दूसरा एक नंबर डाल लेता कस्टमर का मैं, 9002, एंटर कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे मुझे क्या, डायरेक्ट जैसे कस्टमर का नंबर डाल के एंटर किया तो कस्टमर सेलेक्ट हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब जैसे ही कस्टमर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कस्टमर मेरे पास कितनी टाइम्स आया है। 12 टाइम्स कस्टमर मेरे पास आया है, मतलब एक कस्टमर मेरे लिए कितना लॉयल है मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात, एक कस्टमर का बास्केट साइज कितना है, मतलब एवरेज बिलिंग कितना होता है उसका। मतलब 1894 आ रहा है, मतलब कस्टमर मेरे पास आके ऑलमोस्ट 1900 का माल लेके जाता है। तो हाउ वैल्यूएबल कस्टमर मैं समझ सकता हूँ, ये सिर्फ कस्टमर का नंबर सेलेक्ट करते के साथ में। इसके अलावा मैं एक कस्टमर ने मेरे से लास्ट डेट में कब बिलिंग किया है, ते 26/3 को उसका लास्ट डेट का बिलिंग है। सो इसके अलावा मुझे स्क्रीन पे ये भी दिखता है कि कस्टमर से कितना बैलेंस आना बाकी है। 4198, 4198 रुपीज़ मेरा कस्टमर से बैलेंस आना बाकी है, तो मैं वो देख सकता हूँ। उसके अलावा अगर ये हम कुछ स्कीम प्रमोशंस रन करते हैं तो उसके वॉलेट में कितना पैसा रिडम्पशन करने के लिए बाकी है वो भी मैं सामने देख सकता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कितना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। मैं अभी टी शर्ट सेलेक्ट करता हूँ। टी शर्ट में मेरे पास इधर मुझे क्या करना है, एक्सेल बोल के सेलेक्ट करना है साइजेस। एक्सेल के साइजेस में पूरे के पूरे देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे क्या एक्सेल के कौन से डिज़ाइन के हैं, मैं इधर एंटर करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा। मैंने क्वांटिटी को 2 कर दिया, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक आधा सेलेक्ट करना है आइटम लेडीज टॉप, इसको एंटर कर दिया। मुझे इसमें क्या करना है, एम साइज़ वाला लेना है, कंसिडर कर लो, एंटर कर दिया। एम साइज़ वाला ले लिया, कंसिडर कर। तो इसमें मेरे पास क्या है, मैं एम साइज़ का सेलेक्ट कर दिया। इसमें मुझे लेडीज जीन्स लेना है, कंसिडर कर लो, एक लेडीज जीन्स ले लिए 26 नंबर पिंक कलर का। अभी आप इधर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि देखो टी शर्ट्स में मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स है, लेडीज टॉप में 3 एट्रीब्यूट्स है, डिज़ाइन, साइज, कलर। लेडीज जीन्स में डिज़ाइन भी है, साइज भी है, कलर भी है और ब्रांड भी है। तो मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप कौन से आइटम को कितने एट्रीब्यूट्स में आप करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, अप टू 10 एट्रीब्यूट्स हम एटम मास्टर में आप उसको मैप कर सकते हो। ठीक है, अभी बात मैं 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंटली कर रहा था यहाँ पे। एक तो पहली बात, कैशियर कैश काउंटर कैसे आप छोड़ सकते हो।
देखो इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कौन से भी बिजनेसमैन को कि आप कंट्रोल स्टॉक पे रखिएगा। स्टॉक पे अगर आपका प्रॉपरली कंट्रोल रहेगा तो आप 100% मैनेज, हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हो, हर एक चीज़ कंट्रोल में ला सकते हो। अगर स्टॉक कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको ऑडिट का भी कुछ मतलब नहीं है। ऑडिट भी करोगे तो फिर चोरी कैसे पकड़ोगे? सिर्फ कैमरा ही आपको एक एविडेंस रहेगा, कैमरा से अगर दिखेगा तो ही आप चोरी पकड़ोगे, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। बट आपका अगर स्टॉक आपका एक्यूरेट है और सीसीटीवी कैमरा भी है तो दोनों में से आपको दो तरीके से प्रूफ मिलते हैं कि उसने चोरी किया है। सॉफ्टवेयर में से प्रूफ कैसे मिलता है आपको बताता हूँ, और बाद में कैमरे का तो आपके पास सर्विलेंस होता ही है कि जिसकी आप थ्रू एक्टिविटी चेक कर सकते हो। बट उसमें वो एक्टिविटी चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर आपको वैलिड एंड ट्रस्टवर्दी प्रूफ कैसे देता है आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि अभी ये मैंने कैसे किया, मैं एक होशियार कैशियर हूँ। मुझे लगता है कि मैं दिन में मुझे 500 700 या 1000 रुपये का मुझे चोरी ही करना है, मालिक का कुछ भी हो, मेरा टारगेट ही है 1000 रुपये चोरी करने का। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, मालूम है क्या, जब बिलिंग करता हूँ तो यार जो दिन में तो टाइम मिलता ही मिलता है, कितना भी बोलो, मुझे जब चोरी करना है तो हर बार मालिक उधर बैठ काउंट उसके बाजू में बैठ नहीं बैठता है अगर कैशियर है तो क्या मालूम है क्या, अभी कंसिडर कर लो कि कस्टमर का अगर बिलिंग करता है, बिलिंग करते वक्त कस्टमर बोलेगा, कैशियर पूछेगा कस्टमर को कि सर आपको कैश में करना है कि यूपीआई में करना है। कस्टमर बोला कैश में करना है। तो अब ये टाइम पे बंदा क्या करता है, बंदे को अभी दिखता है आइटम कौन से स्क्रीन पे। ओके, अभी मैंने क्या कर दिया, ए आइटम पे जाऊंगा, कस्टमर को बोलूंगा कि पहले सर स्क्रीन दिखाऊंगा, कस्टमर को बताऊंगा कि सर 3396 हो गया आपका, 3396 बिल का हो गया है, आप कैश दीजिएगा। कस्टमर कैश देगा, बंदा उसको रिटर्न भी देगा, रिफंड जो भी उसको कैश का देने का है। और बाद में एक दूसरा ही बटन दबाएगा, वो सेव के लिए F1 बटन नहीं दबाएगा, वो क्या करेगा, दूसरा ही बटन दबाएगा। ओके, दूसरा ही बटन दबाएगा, बोलेगा सर मेरा जो है ना सेव नहीं हो रहा है बिल, आप क्या कर लो, ये देख लो, लिख के चला जाओ। कस्टमर बोलेगा इट्स ओके नो प्रॉब्लम। 90% केसेस में कस्टमर विल गो विदाउट बिल। ओके, तो ये केस में क्या होता है कि कस्टमर को समझ में, अभी कस्टमर को तो पता नहीं कि ये चोरी करने के लिए बोल रहा है बोल के। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ये आइटम को जाऊँगा, ये आइटम पे जाके मैं इसको डिलीट बटन दबाऊंगा। सिर्फ डिलीट बटन तो हमें देना ही पड़ता है क्योंकि जनरली एक आधा कस्टमर बोलता है यार मेरे पैसे कम हो गए, एक आधा आइटम कम कर लो। तो कौन से भी सॉफ्टवेयर में तो आपने कोई आइटम डिलीट करने का फैसिलिटी देना ही पड़ता है। तो ये फैसिलिटी का जनरली कैशियर्स माल फंक्शनिंग के तौर पे ज़्यादा यूज़ करते हैं और यहाँ पे ही ज़्यादा चोरी होता है। अभी तक बिल बना नहीं है, बिल बनने के पहले जो स्क्रीन पे मैनिपुलेशंस करते हैं या फिर स्क्रीन पूरा ये पूरे के पूरे आइटम डिलीट करते हैं और बिल ही नहीं बनाते हैं। बट अभी हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है, अगर मैं एक आधा आइटम डिलीट कर दिया तो भी उसका रिकॉर्डिंग होगा। मैं ये स्क्रीन क्लोज करने जाऊंगा तो सॉफ्टवेयर की स्क्रीन क्लोज बताएगा कि भाई तू स्क्रीन क्लोज नहीं कर सकते, तो तुझे बिल होल्ड करना पड़ेगा या तो पूरा की पूरा बिल क्लियर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या करता है मालूम है क्या, ये चीज़ के लिए अलाउ ही नहीं करता। अगर कोई स्क्रीन क्लोज नहीं करने जाएगा, एग्जिट करेगा सॉफ्टवेयर, एग्जिट पे जाएगा तो भी सॉफ्टवेयर इसको एग्जिट करने नहीं देगा, बोलेगा कि भाई तू पहले पहले सब स्क्रीन क्लोज कर ले, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्लोज करने आ जा। सॉफ्टवेयर क्लोज डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दो जगह रिस्ट्रिक्शन हो गया। उसके बाद एक बार यूजर क्या कर सकता है मालूम है क्या, यहाँ पे जाकर टास्क मैनेजर में से सॉफ्टवेयर क्लोज कर सकता है। सॉफ्टवेयर टास्क मैनेजर में जाके भी क्लोज करेगा या कंप्यूटर भी रिस्टार्ट करेगा, तभी भी क्या होगा मालूम है क्या, जो बिलिंग स्क्रीन के ऊपर जो एटम्स पड़े हुए रहेंगे नेक्स्ट टाइम जब लॉग इन होगा तो उसको वो आइटम दिखेंगे ही दिखेंगे, अनलेस उसको बिल सेटल करना ही है। एक तो बिल सेटल करना है या फिर आइटम डिलीट करना है। ओके, अभी मैंने ए आइटम डिलीट करेगा बंदा जनरली, उसको सेव करेगा और एक ए आइटम को सेव करेगा, कैश में बोल के सेव करेगा। अभी क्या हो गया, ये मालिक को तो क्या, मालिक को तो पता ही नहीं ना कि बाबा वो क्या किया और क्या नहीं किया, मालिक तो उधर काउंटर पे था ही नहीं। बट ये बंदे ने ध्यान में रखा है कि मेरा 999 रुपीज़ का मेरा मैं कैश ले सकता हूँ। बट अब ये होशियार बंदे क्या करते हैं, 999 नहीं 900 रुपये जेब में डालेंगे, ऊपर के 99 रुपीज़ एक्सेस दिखाएंगे हिसाब में। ओके, अभी जब इधर हिसाब अभी दो चीज़ें रहता है, एक तो क्या 99 रुपीज़ चिल्ड्रन कैरी नहीं कर सकते, या फिर जो भी है ये दिखाते हैं कि हम कितनी ईमानदार है, ज़्यादा पैसे लिए आए हैं काउंटर में तभी भी आपको दिखा दे रहे हैं। बट एक्चुअल में ओनर का उसने 99 रुपीज़ एक्सेस दिया नहीं है, तो 900 रुपये चोरी किया रहता है, जो कि जनरली समझ में नहीं आता है। बट हमने इसलिए क्या किया मालूम है कि बिल सेव करने के पहले हमने क्लियर कट यहाँ पे ऑडिट ट्रायल दे दिया है, जिसमें आपको सीधा तौर पे आप आज के डेट में सिर्फ इसको लोड करना है। ओनर को क्या करना है, सिर्फ वो आज के डेट में उसने क्या किया है वो चीज़ को उसको सिर्फ लोड करना है। अब इधर दिख रहा है कि 23 अप्रैल को मॉर्निंग से लेके आज तक कौन से आइटम डिलीट हुए। देखो मैं 1:02 को आइटम डिलीट किया था, तो ये मेरा लेडीज जींस था, एक क्वांटिटी था 999 इज अ नेट अमाउंट। कौन से यूजर ने डिलीट किया था, यूजर नेम एडमिन,
कौन से कंप्यूटर से डिलीट किया था, मुझे ये 100% समझ में आता है। तो ये चीज़ क्या होगी मालूम है क्या, ये मेरे एक तरह की चोरी होगी। मैंने क्या आइटम स्कैन किए थे, कस्टमर को बोला, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कस्टमर को झूठ बोल दिया और बोल दिया कि भाई तुम बिल नहीं से हो रहा है, कस्टमर को पैसा वापस दे दिया। एक और तरह की चोरी कौन सी होती है मालूम है क्या, अभी एक दूसरी तरह की चोरी ऐसी होती है कि मैं क्या करूँगा मालूम है क्या, अभी कंसिडर कर लो कि मेरा ये लेडीज जीन्स है और ये मैं करता हूँ, ये मेरे 2 क्वांटिटी करता हूँ, कंसिडर कर लो। अब ये मैं बिल ऐसे ही बनाऊंगा, उसको क्या करूँगा मालूम है कि उसको होल्ड पे डालूंगा। ओके, होल्ड पे डाल दिया। अभी ये क्या 2-4 घंटा होगा, 5 घंटा हो गया, अभी होल्ड पे दिख रहा है। अभी होल्ड पे बिल होगा तो मैं क्या करता हूँ, जाऊंगा तो ये बोलता है कि बिल पहले होल्ड का बिल का सेटलमेंट कर ले, तब तक तू नहीं कर सकता। मैं इसको रिकॉल करूंगा। अब रिकॉल करने के बाद क्या हुआ था, मेरे पास पहले 2 क्वांटिटी थे। अभी इसको क्या करूंगा मालूम है कि ये मेरा कितना है 1998 रुपये का है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि भाई 2 की जगह क्या करता हूँ, इसको ये करता हूँ और ये बिल को सेव कर लेता हूँ। तो मैंने होल्ड डाल के, होल्ड भी डाला था तो टाइम पे बिल बनाया नहीं, होल्ड डाल दिया, उसको रिकॉल करके क्वांटिटी कम ज़्यादा कर दिए और मैंने क्या किया 2 की जगह ये क्वांटिटी कर दी। तो ये चीज़ का भी अपने पास ऑडिट होता है कि क्वांटिटी कम ज़्यादा किया है क्या, इसमें लिए आता है इधर ऑडिट रिपोर्ट, पहले क्या क्वांटिटी था और अभी क्या क्वांटिटी है, ये चीज़ का भी अपने को ऑडिट ट्रायल मिलता है। बिल सेव करने के पहले का बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये लेडीज टॉप है, पहले क्या ये ग्रीन ब्लू बोले तो बिफोर वैल्यूज है, ये 2 क्वांटिटी था, मेरा बिल वैल्यू कितना था, ये था, ये यूजर ने किया था, ये पोस्ट मशीन से किया था, ये ऐसा होल्ड किया था उसने। आफ्टर मतलब रेड है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 की जगह मेरी एक क्वांटिटी हो गई है। मतलब अगर क्वांटिटी भी कम ज़्यादा करना हो तो दिखता है, देखो एक क्वांटिटी एडिट किया है उसने, क्वांटिटी मॉडिफाई किया है, इसलिए एडिट सेव दिखा रहा है। करेक्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे कौन से यूजर ने कब क्वांटिटी कम ज़्यादा किया, कौन से कंप्यूटर से किया, ये समझ में आता है। जनरली हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि वी हैव अ रिसर्च इन इंडिया ऑलमोस्ट, एक कम से कम 148 कंपनी के हमारे रिसर्च है, उसमें से हमें नहीं लगता कि 99% कंपनी के पास ये सोल्यूशन नहीं है जो बिलिंग सेव करने के पहले ऑडिटिंग ट्रायल करते होंगे। ऑडिटिंग इसमें हमने अच्छे खासा इंटेलिजेंस यूज़ किया है और ये हमें पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यही है कि बाबा इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, हमने वो चीज़ का किया है। ओके, ये हो गया ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग में हम उसके यूज़र की चोरी पकड़ते हैं। अभी आप बोले कि चोरी कैसे पकड़ेंगे, तो जनरली क्या होता है, अगर आपका स्टॉक प्रॉपरली मैनेज रहेगा तो आप क्या बोल सकते हो उसको यूज़र को कि भाई तो एक काम कर ले, इसने अगर इसमें जो आइटम्स अपने ऑडिटिंग में आए हैं, ओनर का सिर्फ काम क्या है, एट द एंड ऑफ द डे, सिर्फ रिपोर्ट में जाने का है, ऑडिट में जाने का है, उसको ये रिपोर्ट सिर्फ रन करना है। ओके, 23 तारीख को रिपोर्ट रन कर ले, ये रिपोर्ट रन करके देखना है उसको भाई कि ये मेरे जो एटम्स है ना, ये एटम का मेरा फिजिकल स्टॉक चेक कर ले जा। ये फिजिकल स्टॉक अगर मैच हो गया, मेरा फिजिकल स्टॉक एंड कंप्यूटर का स्टॉक अगर मैच हो गया, तो बंदे ने चोरी नहीं किया, जेन्युइनली कस्टमर ने वो चीज़ लिया नहीं है, बिलिंग पर पहले लेने के लिए तो बोला, बट स्कैन करने के बाद बोला कि मुझे निकाल दो। तो ये चीज़ आपको इधर एक एविडेंस मिल जाता है कि बाबा उसका स्टॉक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप कैमरा चेक कर सकते हो, उसके टाइम पे वो 1:02 को कैमरा में वो कस्टमर ने ये चीज़ वापस दी है कि लेके गई है। अगर उसने लेके गई है तो इसका मतलब 999 रुपये का चोरी हुआ है, कस्टमर तो बगैर पैसे देके जाएगा नहीं। करेक्ट। तो ये इसी हिसाब से हम 100% कैशियर का चोरी पकड़ सकते हैं बिलिंग करने के पहले एक्टिविटी। बिलिंग करने के बाद का तो 100% अपने पास ऑडिटिंग है ही है, बट बिलिंग के पहले जनरली किसी के पास भी ऑडिटिंग नहीं होता है जो चीज़ का हम कर रहे हैं। ये 200 रुपये मैंने कंसिडर कर लो, ओपनिंग कैश डाल दिया और सेव कर दिया, मेरा बिलिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं जहाँ जितना भी मैं इधर बिल बनाता हूँ, वो बिल के हिसाब से देखा जाए तो मेरा जिसका स्टॉक नहीं बता रहा हो, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ये इसमें जाता हूँ, इसमें स्टॉक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया 1000 रुपीज़ का कैश में। अगर मुझे 500 रुपये कैश में आ गया और बाकी का मैंने यूपीआई में ले लिया तो मैं स्प्लिट बिल भी रिसीव कर सकता हूँ। ये मेरा क्या ये हो गया। अभी ऐसे करके जो भी मैं बिल कराऊंगा, जो भी मेरे बिल होंगे उस हिसाब से मैं बिल करूंगा। लाइकवाइज मैं इसको अभी सेव करता हूँ, ये भी कैश में सेव करता हूँ, कंसिडर कर लो। ऐसे मैं जो भी सेव करूँगा, अभी मैं ये और इसको क्या करता हूँ,
1,000 रुपये कैश करता हूँ और बाकी का कार्ड पेमेंट करता हूँ, तो ऐसा सेव हो जाएगा, ये भी सेव होगा। अभी जब दिन भर मेरा जो भी कामकाज हो गया पूरा की पूरा, उसके बाद मुझे अब जब यूज़र जो है ना उसको एंड सेशन करेगा, जो भी काउंटर में कैश है वो कैश इधर काउंट करके डालेगा। ओके, वो इधर कैश करके काउंट करके डालेगा। ये है 50 रुपये के 3 हैं, 20 रुपये के 2 है, ऐसे जो भी है 5 है, 2 रुपये के, ऐसे डाल के जो है ना 20 है, ऐसा करके जो क्या करेगा वो हिसाब देगा अपने को। अब मैं इसको जब सेव करता हूँ तो आप एज ए ओनर आपको जो है ना ये चीज़ का पूरा की पूरा कैश काउंटर का हिसाब मिलेगा। ओके, अभी इस चीज़ को मैं आप ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये PDF मैंने जानबूझ के सेव किया है। इसमें हम अगर देखेंगे ना तो एज अ ओनर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाता है, मेरे कितने बिल बन गए, कुछ बिल मॉडिफाई हुआ क्या, नंबर ऑफ आइटम्स कितने चले गए। ये देखो एज ओनर को जो है ना इसमें आपको पूरा हिसाब, आपको पूरा की पूरा एक पर्ची में हिसाब मिल जाता है कि कौन से डेट का बिल है, कौन से टाइम का है, कौन से मशीन का है, कॉस्ट नहीं मतलब कंप्यूटर का, कौन से यूज़र का है, नंबर ऑफ आज कितने बिल बन गए, उसमें कुछ बिल मॉडिफाई हो गए, इधर भी आपने को समझ में आता है कि कुछ बिल मॉडिफाई किए हैं क्या, कितने आइटम्स गए हैं, ये कितना सेल हुआ है टोटल आज के दिन में, कुछ रिटर्न हुआ है क्या, नेट सेल कितना है, कितने बिल्स को डिस्काउंट दिया है और वो बिल का डिस्काउंट का टोटल अमाउंट कितना है, ये मैं इधर समझ सकता हूँ। GST कितना कलेक्ट किया, सेल्स ऑर्डर का कुछ एडवांस में आया है क्या, कैश में मेरा बिजनेस इतना हुआ है, कार्ड में कितना हुआ है, UPI में कितना हुआ, मुझे इतना समझ में आता है। राइट, अभी इधर टोटल मेरा 4,007 रुपये का मेरा टोटल बिजनेस हो गया। इसमें यहाँ पे मेरे पूरे के टेंडर है 20 2 रुपये के 20 नोट है, लाइक 10 रुपये के जो भी रुपीज़ है। यहाँ पे मेरे कैश इन हैंड में 1,708 रुपये आ गया बराबर। अभी ओपनिंग कैश मेरा 210 है। राइट, कैश सेल मेरा कितना हुआ है 3,029 रुपये का, तो मेरा कैश सेल हुआ है, मतलब मेरा कैश सेल 3,029 प्लस 210 अगर मैं करूँगा तो मेरा ये कितना होता है 3,239 रुपये मेरा कैश आना चाहिए। बट मुझे यहाँ पे कितना दिखा रहा है, इधर मुझे दिख रहा है शॉर्ट अमाउंट दिखा रहा है। मतलब बाबा ये पैसा मेरा गया कहाँ पे, सॉफ्टवेयर तो बता रहा है कि बिजनेस मेरा जो हुआ है 3,239 रुपये मेरा आना चाहिए कैश, बट तुम्हारा कैश गया कहाँ पे। और तो ये आप आपके कैशियर को पूछ सकते हो, तो आपको इमीडिएटली समझ आता है कि कैश शॉर्ट आ गया, एक्सेस आया, मैच आ गया। तो ये हमेशा मैच ही होना चाहिए, तब जाके आपका काउंटर का हिसाब मैच हुआ ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेशन मैनेजमेंट के हिसाब से आप हिसाब लेना बहुत जरूरी है, उसमें आपने को सब क्लैरिटी आ जाता है कि कैसे बिजनेस हुआ क्या नहीं हुआ। डोर बंद करा। एंड सेशन करने के बाद जब तक हम सेशन स्टार्ट नहीं करते तब तक नेक्स्ट बिलिंग चालू नहीं हो सकता है। ये वेब ऑर्डर इसलिए अगर ऑनलाइन ऑर्डरिंग अगर आपको आता है तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट जो आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया सेशन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर में। ऑडिट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सेशन मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी कंट्रोलर और की सेटिंग्स। यूजर प्रिविलेजेस में हमने क्या किया मालूम है क्या, कौन से रोल को, एडमिन है रोल, ब्रांच मैनेजर है, कैशियर है, जो भी है हर एक रोल के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। अभी ब्रांच मैनेजर को कौन से स्क्रीन दिखनी चाहिए इधर मैं सेट कर सकता हूँ सिंपली, और कौन से स्क्रीन में तो कौन से बटन चाहिए उसको। अभी कंसिडर करो मेरे सेल्स एंट्री स्क्रीन पे जो नीचे बटन से आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, एक मिनट। देखो सेल्स सेंटर स्क्रीन पे जो है ना नीचे जो बटन दिए हैं ना, ये एडिट बटन, सेव, रिप्रिंट, क्विक ऐड कस्टमर, आइटम हिस्ट्री, रिकॉल, क्लियर, होल्ड, ये कौन से भी बटन रहे तो हर एक स्क्रीन के हमें वो कौन से रोल को कौन से बटन देने हैं हम इधर सेट कर सकते हो। अगर मुझे एडिट का बटन देना है, एडिट बटन दे दिया, बट उसको मुझे पासवर्ड प्रोटेक्शन रखना है तो मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन रख सकता हूँ, ताकि यूज़र जब तक वो करेक्ट पासवर्ड डालेगा नहीं तब तक उसको एडिट करने नहीं आएगा। मतलब ये लेवल तक हम उसको क्या दे सकते हैं कि कौन से बटन्स दिखाना है और कौन से नई बटन दिखाना है। उसमें भी हमने कॉलम कंट्रोलर दिखाना है, ये पार्ट, इसको कौन से बटन देखने देने हैं, उसको क्वांटिटी उसको हाथ से एडिट करने देना है, फ्री क्वांटिटी उसको हाथ से एडिट करने देना है, रेट हाथ से डालने देना है उसको, एक उसको डिस्काउंट डालने देना है कि नहीं देना है,
मतलब हम ये भी सेट कर सकते हैं कि कौन से रोल को हमें डिस्काउंट डालने देना है कि नहीं देना है, मतलब ये लेवल तक हमने उसको पूरा सिक्योरिटी कर। यार हम जो कंपनी है ग्रास रूटर है, हमारे कंपनी की रिसर्च टीम है ना, मार्केट में जाके घूमती है, दे टेक्स द फीडबैक फ्रॉम द वन टू वन फ्रॉम द रिटेलर्स, एग्जैक्टली क्या चाहिए वो चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर में किया है ना, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ आवर कंपनी। मैं परचेस करने जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर बटन दबाने। परचेस में जाऊंगा, कंट्रोल पी किया, परचेस एंट्री, कंट्रोल एस करूंगा, सेल्स एंट्री, कंट्रोल आई करूंगा, आइटम क्रिएट कर सकते, कंट्रोल सी करो कस्टमर क्रिएट कर, कंट्रोल डी डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हो। मतलब कंट्रोल बटन दबा के इनिशियल बटन दबाओगे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग, बार कोड कंट्रोल बी, लाइकवाइज सबको शॉर्टकट्स की दिए हैं। उसके अलावा आप माउस से जाना है तो माउस से जा सकते हो, लाइकवाइज। इसके अलावा जो फास्ट मूविंग कीज है यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रॉली जो है सेल्स एंट्री का है, सेकंड है परचेस एंट्री, रिसीट है, पेमेंट है, रीप्रिंट करने पुराने बिल्स, बारकोड प्रिंटिंग करना है, कस्टमर का नाम क्रिएट करना है, न्यू आइटम्स क्रिएट करने हैं, डैशबोर्ड्स है, हमें चार्ट करना है, या फिर ऑटो अपडेट करने हैं नए नए वर्जन्स, तो हम ऑटो अपडेट्स वगैरह कर सकते हो लाइकवाइज। तो सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एंटर बटन दबाओगे लिस्ट आएगा, सर्च करना है एंटर कर लो, इनवॉइस नंबर डालना है इनवॉइस नंबर डाल दो, इनवॉइस अमाउंट डाल दिया, कंपलसरी परचेज एंट्री में इनवॉइस अमाउंट डालना, इसमें एंटर कर दिया लाइकवाइज। कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है आपको, अभी देखो गारमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है परचेस एंट्री। हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि गारमेंट ने आपका फैमिली शॉप शॉप भी होगा ना, तो बहुत हो गए तो 50 आइटम बनेंगे। आपने अगर टी शर्ट का नाम एक बार बना दिया तो उसके बाद टी शर्ट का नाम बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, जीन्स काम खत्म, फैब्रिक उसके बाद दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, लेडीज टॉप कॉटन फैब्रिक, लेडीज टॉप लेडीज जीन्स, जो आपके मेन मेन कैटेगराइजेशन है ना गारमेंट्स में, वो सिर्फ डालना है आपको। जैसे टी शर्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, कंसिडर कर लो, इसमें जैसे एंटर मारता हूँ ना, मुझे पूछता है हाउ मेनी व्हाट आर द साइजेस, इधर साइज सिर्फ सेलेक्ट करूंगा ना, एक्स एम एक्सएल एल एंड एस, सेलेक्ट कर दिया, मल्टीपल साइज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। डिज़ाइन नंबर में डाल दिया कि डिज़ाइन नंबर मेरा ये है भाई, पैटर्न कौन सा है, प्रिंटेड है, प्रिंटेड डाल दिया, प्रिंटेड है मेरा पैटर्न जो भी है। मुझे दो दो क्वांटिटी लिया है, मुझे कॉस्ट जो आया है 450 में आया है, मुझे इसको 699 में बेचना है, उसको 799 मुझे एमआरपी रखना है, एंटर कर दिया। एक साथ में मेरे 5 एंट्री कर दिए। अभी मुझे क्या और एंट्री मारना है तो मार लो, सिर्फ 2 के ही मारने, एंटर कर दिया। दूसरा डिज़ाइन है ये एंटर कर दिया, मेरा प्लेन कर दिया मैंने पैटर्न जो भी है, दो दो क्वांटिटी लिया है, ये मेरा 350 रुपये का है, मुझे इसको 599 में बेचना है जो भी लाइक वाइज। ऐसे मैं एंट्री कर सकता हूँ, उसको लोड बोल दिया, लोड हो जाएगा। अभी ये मेरा क्या है, मेरा ये टी शर्ट्स में 3 पैटर्न्स है। अभी मैं बोलूँगा कि मुझे ना टी शर्ट नहीं चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, कंसिडर कर लो जीन्स चाहिए सिर्फ। जीन्स में मुझे क्या करना है मालूम है क्या, ओनली मेरी डिज़ाइन एंड साइज़ है, तो यहाँ पे मैं साइज देखो, इसमें क्या जीन्स में मेरे साइजेस कौन से आ गए, पूरे के पूरे जीन्स रिलेटेड साइजेस आ गए। मैं सिर्फ साइज सेलेक्ट करूँगा, जो मुझे चाहिए वो एंटर करूँगा। इसमें सिर्फ डिज़ाइन नंबर है, इसमें पैटर्न नहीं है, एंटर कर दिया। मैं बोल दिया 3 क्वांटिटी चाहिए हर एक का, जो भी रेट रहेगा मैं डाल दूंगा लाइक। गारमेंट में सबसे फास्ट परचेस एंट्री कर सकते हो आप, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको लाइकवाइज। 2 क्वांटिटी डाल दिए, एंटर कर दिए। मुझे इसका रेट चेंज करना है, इसको मैं बोलूँगा कि 999 में परचेस किया है, मुझे 1599 में रखना है इसको, और 1799 उसका एमआरपी रखना है लाइकवाइज। आगे तो इस हिसाब से मैं फटाफट अभी 13 आइटम्स की एंट्री मैंने 1 मिनट के अंदर ही कर दी, लोड कर दिया कि पूरे के पूरे मेरे आइटम्स लोड हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं गारमेंट्स में, इसमें जीन्स में 2 एट्रीब्यूट्स है, उसमें 3 थे। अगर मुझे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स चाहिए, कंसिडर कर लो मैं लेडीज़ टॉप में गया, लेडीज़ टॉप में एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मुझे कलर आ गया, इसमें पैटर्न नहीं आ गया, इसमें सिर्फ साइज कलर एंड डिज़ाइन है। ओके, तो मैं इसमें साइज में सेलेक्ट करूँगा, जो भी मुझे साइजेस चाहिए सेलेक्ट कर दिया। कलर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे कहता कलर इधर प्रिंट करना है मिक्स कलर, मैं डाल दिया, काम खत्म, इंसर्ट हो जाएगा अपने आप, और उसको ए आइटम को मैप भी हो जाएगा। डिज़ाइन नंबर जो भी है रहेगा, डाल दिया, अपने आप क्रिएट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। मतलब मुझे डिज़ाइन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही परचेस करता हूँ अपने आप वो क्रिएट हो जाएगा। 350 में आ गया, मुझे इसको 699 में बेचना है, 799 हमारे पे रखने लाइकवाइज। तो ये मेरा एंटर कर दिया। अभी मैंने 35,000 का जो है ना टोटल 23 आइटम्स का एंट्री किया है परचेस का, कितने मिनट्स में किया, कर सकते हैं। मतलब इतना फास्ट होता है कि कोई भी मतलब बंदा रहेगा, पढ़ा लिखा हो ना लिखा हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ चीज़ सीखने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 डे जाएगा, बहुत हुआ तो। अभी मैंने इधर ऊपर का जो रेट है ना हाथ से डाल दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमने क्या, अगर कैलकुलेट सॉफ्टवेयर कैलकुलेट किया वाला अमाउंट एंड इन्वेस्ट डाले वाला अमाउंट अगर मैच नहीं होता तो सॉफ्टवेयर में वो सेव नहीं होता है। 100% सेव कर दिया तो मेरा सेव हो जाएगा, जीआरएन क्रिएट हो गया। इधर पूछेगा मेरा कि डू यू वांट टू प्रिंट बारकोड, मैं जैसे इसको यस करता हूँ
तो डायरेक्टली बारकोड स्क्रीन को चला जाएगा, बोलेगा बारकोड प्रिंटिंग करना है क्या। तो यहाँ पे आप मल्टीपल साइजेस मैनेज कर सकते हो, जितने भी साइजेस चाहिए आपको, जितने आपको साइजेस चाहिए बारकोड के, वो साइजेस मल्टीपल साइजेस मैनेज कर सकते हो। जो साइज में जाए उस साइज पे जाओ, एंटर कर लो, बारकोड प्रिंट करना है, क्यूआर कोड प्रिंट करना है, वो सेलेक्ट कर लो और प्रिंट बटन दबा दो, प्रिंट आउट बाहर। सो ये कंप्लीट ऑटोमेशन है। अगर कंसिडर कर लो आपने सिर्फ परचेस एंट्री मार दिया और आपको सिर्फ बारकोड प्रिंट करना है बाद में जाके, सिर्फ आपने परचेस एंट्री मार दिया और बाद में आपको बारकोड प्रिंट करना है, तो सिर्फ बारकोड इधर ऊपर आइकॉन दिया उस पर जाओ, इसको बोलो मैं परचेस एंट्री ओपन करना है, परचेस सिलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, कौन सा परचेस ओपन करना है उस पर जाके सिर्फ एंट्री बटन हिट मार दो, पूरे पूरे आइटम्स लोड हो जाएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, सभी आइटम्स नहीं करने हैं तो इसको डिलीट कर लो, जो नहीं करने तो ये दोनों को प्रिंट करने, दोनों को प्रिंट कर लो। या फिर आपको एक स्पेसिफिक बारकोड दोबारा प्रिंट करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ जाओ उधर जो भी है उस हिसाब से एक एंटर मार दो, एंटर मार दो, आ जाएगा आपका जो भी रहेगा आइटम, बस वो बारकोड प्रिंट कर लो, सेव हो जाएगा। लाइकवाइज तो मैनुअल बारकोड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पे बारकोड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। जब ट्रांजैक्शन सेव होता है वो टाइम पे बारकोड प्रिंटिंग करने के लिए पूछता है, वो टाइम पे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमने ऑटोमेशन दिया है। ये हो गया परचेस एंट्री। द सेल्स एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, रिटर्न है। उसके बाद आता है स्कीम प्रमोशंस वगैरह। स्कीम प्रमोशंस के लिए हमने पूरा स्कीम प्रमोशन मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट टूल दिया है। इसमें आपको जो चाहिए वैसे ऑफर्स का नाम दे सकते हो। ऑफर कैसे कैसे क्रिएट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज की करना है, कोई कैटेगरी पे करना है, कोई आइटम पे करना है, अमाउंट में करना है, फ्री देना है बिल के ऊपर या कोई आइटम के ऊपर देना है, मतलब हर एक चीज़ में आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। स्पेशल रेट्स करना है, स्पेशल रेट है, स्पेशल रेट ऑन कैटेगरी है। कैशबैक ऑफर सबसे ट्रेंडिंग जो होता है कैशबैक ऑफर्स। इसमें क्या होता है, हम तो बोलते हैं कि आप जो वॉलेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है ना, कैशबैक लॉयल्टी से चालू कर लो, आपको कस्टमर रिटेंशन 100% मिल जाएगा। ये कर सकते हैं, जैसे हम ऑफर सेलेक्ट करते हैं उसमें नीचे जो बॉटम में जो अगर देखोगे ना एक्सेप्शन है, कंसिडर कर लो आपकी दुकान में जो है ना कुछ आपने डिओड्रेंट्स वगैरह रखा है, वो डिओड्रेंट्स पे ऑफर नहीं लगना चाहिए, ओके, क्योंकि परफ्यूम्स है या कोई भी एक्सेसरीज है उसको हमें ऑफर में कंसिडरेशन नहीं करना, एक्सेप्शन में डालना है। तो वो ऑफर में वो वैल्यू अगर प्रोडक्ट बिलिंग में अगर वो प्रोडक्ट आते हैं तो उसको एक्सेप्शन में डाल देगा, कैलकुलेशंस में नहीं लेगा वो डिस्काउंट्स के वगैरह। एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल सकते हैं कि एक्सेप्शन आइटम में डाल सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना बिलिंग के टाइम पे ऑफर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, प्रॉम्प्ट पूछना चाहिए क्या, यस और नो करके रखा तो प्रॉम्प्ट पूछेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। लाइकवाइज स्प्रेड ऑफर रखना है, बाय 1 गेट 1 फ्री, अगर बाय 2 किया तो गेट 2 फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो सेट कर सकते हो। पहले कुछ स्पेसिफिक कस्टमर को देना है तो स्पेसिफिक कस्टमर, फर्स्ट एंड कस्टमर, दुकान नहीं ओपन किया पहले 1000 कस्टमर को डिस्काउंट देना है तो वही ऑफर लगेगा। जब तक स्टॉक है तब तक ये ऑफर लगना चाहिए। फ्रॉम डेट टू डेट, ये तारीख से लेके वो तारीख तक मुझे ऑफर लगना चाहिए, मैं सेट कर सकता हूँ ये तारीख तक लगना चाहिए। हैप्पी डेज रख सकता हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कौन से डेट को ऑफर लगनी चाहिए मैं ये डे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो करना है उस हिसाब से। अगर मुझे डे नहीं सिलेक्ट करना, मुझे हैप्पी आवर सिलेक्ट करना है, ये तारीख से लेके वो तारीख तक, दोपहर 12 बजे से लेके वो दोपहर 3 तक मुझे क्या करना है, मुझे ऑफर लगना चाहिए, तो मैं इधर डाल सकता हूँ 03 बजे तक चलेगा ये ऑफर। लाइकवाइज तो दोपहर से लेके जो भी रहेगा AM PM चेंज कर सकता हूँ, जो भी है उस हिसाब से। तो ये ऑफर मैनेजमेंट का भी कंप्लीटली पैकेज दे दिया है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आगे का बताता हूँ। मैंने तो अभी जो आपको मैंने मेन वाई टू बाय रिटेल सॉफ्टवेयर पॉइंट बताए थे उसमें से 6 पॉइंट्स वो सब आपको प्रैक्टिकली दिखा दिए। उसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स जो है ना हमारे पास प्राइस लेवल सेटअप में जो बोल के ना हमने ऑन फ्लाई रेट आप कभी भी चेंज कर सकते, कितने भी आइटम्स को। मैं बोलूँगा कि पूरे के पूरे आइटम्स को लोड करना है तो पूरे के पूरे आइटम्स को लोड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। पूरे के पूरे मेरे कंप्लीट मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे 200 400 500 पूरे दुकान के 1000 प्रोडक्ट्स रहने दो, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स में क्या करूँ इधर लोड करूँगा। प्रोडक्ट लोड करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसको सिर्फ क्या करना है, मुझे प्राइस चेंज करनी है। जनरली गारमेंट्स में ये चीज़ लगता नहीं है, बट कभी कभी अगर अभी टैक्सेस में जनरली ये चीज़ बारकोड प्राइस चेंज, ये जनरली जो है ना जहाँ पे रिटेल होलसेल ये दोनों चीज़ें रहती हैं वहाँ पे प्राइस लेवल चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे मार्कअप करना है, लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर करना है और मुझे परसेंटेज से करना है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या कर ले भाई 70% मुझे लगा के मुझे रेट बदल ले, डायरेक्टली रेट बदल सकते हैं। सेम होलसेल का प्राइस मुझे बढ़ाना है, कंसिडर कर लो 40% से बढ़ गया। होलसेल का प्राइस मुझे 20-25% से बढ़ाना है, होलसेल का प्राइस 25% से। B2B का प्राइस मुझे 15% ही रख के बस बढ़ाना है तो बढ़ा दिया। तो एक सिंगल शॉट में मैं पूरे के पूरे A to Z मेरे आइटम्स को जो मैंने क्या रेट सिंगल शॉट में मैं क्लिक एंटर करके एक सिंगल शॉट में मैं ये रेट चेंज कर सकता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा कैटेगराइजेशन भी दिया है हमने फिल्ट्रेशन में,
कैटेगरी के हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब आपको जो रेट चेंज करना है उस हिसाब से रेट चेंज कर सकते हो, टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर दिए हैं हमने आपको, जैसा चाहिए वैसा फिल्टर यूज कर सकते हो, या फिर ये इनवॉइस रेज कर सकते हो। फिर उसके आगे जाके आप फार्मूला, हम तो बोलते हैं कि बाबा हम आप 100% ऑटोमेशन कर दो, फार्मूले बना के रख दो, जब भी परचेस एंटर करेगा तो आपको परचेस मैनेजर को बताने की जरूरत नहीं कितना रेट रखना है, सॉफ्टवेयर अपने आप फार्मूला के हिसाब से रेट कैलकुलेट करेगा सेलिंग प्राइस का। इसके अलावा फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी लिया तो ये इतना रेट, 5 क्वांटिटी लिया तो उतना रेट, 10 क्वांटिटी लिया तो ये रेट, ये लगाने का भी ऑप्शन देना, तो ये भी रेट आप इधर फ्रॉम क्वांटिटी टू सेमी होलसेल का फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वांटिटी, होलसेल का फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वांटिटी, ये आप सेट कर सकते हो क्वांटिटी बेस भी। ये भी एकदम बेहतरीन फीचर है। जनरली ये ऑन फ्लाई रेट चेंज करना फंक्शनलिटी, जनरली कोई बोलता है कि एक्सेल में से इंपोर्ट करके अपडेट कर लो, इट्स नॉट नेसेसरी, हमारे इसमें कंप्लीटली ऑन फ्लाई रेट चेंज कर सकते हो कभी भी करना है तो, ठीक है, ये भी एडिशनल फीचर है। उसके अलावा प्रोडक्शंस वगैरह के हमने दे दिया है, प्रोडक्शंस वगैरह बीओएम कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन है, फिनिश प्लान है, मिक्सचर है, प्रोडक्ट पैक वगैरह है, अकाउंटिंग कंप्लीट दिया है, बिल वाइज पेमेंट है, सिंगल पेमेंट, एक्सपेंस एंट्री में रिकंसिलेशन तक का पूरा ऑटोमेशन दिया है, मतलब आप पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन देते हैं, टैली इंटीग्रेशन टूल है, टैली इंटीग्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, क्लाउड बैकअप इंटीग्रेशन करना, क्लाउड बैकअप इंटीग्रेशन कर सकते हो, जो चीज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप उस सॉफ्टवेयर में 100% मैनेज कर सकते हो। इस तरह से एक्चुअली देखा जाए तो रिटेल सॉफ्ट जो सोल्यूशन हमने डेवलप किया है ये कंप्लीटली आउटपुट ऑफ मार्केट रिसर्च है, मार्केट में ग्राउंड लेवल पे जाके हमने जो काम किया है वो काम का ये कंप्लीट आउटपुट है। तभी भी अभी मोर और लेस मैंने ये ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन में ये कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकेंगे, ये कवर कर दिए है।